Good morning, all of you. Today, Pankaj. Good morning, all of you. Today, I have going through the series of company law, and yesterday I have taught you question, which is very important question, doctrine of indoor management. Yesterday I have taught you what do you understand by the term properties of a company, discuss in brief the liability of company, its officers for untrue statement contained in its prospectus. Yesterday. Today we have to discuss the very important question for your exam and for your in company affairs. The question is आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए. आंतरिक 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 प्रबंध के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए. अब देखिए, रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टारकॉइन वाद के प्रयास में कीजिए. द केस, इसमें एक केस है, रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टारकॉइन वाद के प्रकाश में कीजिए. माने आपको आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के साथ साथ इस केस को भी विस्तृत रूप से बताना है. अब इस केस को इंग्लिश में क्या बताते हैं आपको, क्वेश्चन को इंग्लिश में क्या बताते हैं. डिस्कस दी इंडोर मैनेजमेंट. Discuss the indoor management in the light of Royal British Bank बनाम Turquoise TURQUANDS केस. अब आपकी समझ में आ गया होगा. डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ रॉयल ब्रिटिश टर्कॉइन केस. रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम वर्सेस टर्कॉइन केस. आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की विवेचना कीजिए. इस सिद्धांत के क्या क्या अपवाद हैं. डिस्कस द डॉक्ट्रिन. अब इसको दूसरे रूप में पूछा जा सकता है. पूछने की प्रक्रिया ये भी है, एक्सप्लेन दी डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. What are its exceptions? अब आपको ये बता दें आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत. क्या व्याख्या करना है. आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए. आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. पंजीकरण के पश्चात जब कंपनी का पंजीकरण हो जाता है
सीमा नियम तथा अंतर नियम सार्वजनिक दस्तावेज बन जाने के बाद तथा उनके नियमानुसार कोई भी व्यक्ति देख सकता है, इनकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। क्या प्राप्त कर सकता है? प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है और कोई भी व्यक्ति देख सकता है। परिणाम स्वरूप कंपनी के साथ लेन देन करने के इच्छुक प्रति व्यक्ति को इन दोनों दस्तावेजों में लिखित बातों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। वह इसको जानने के लिए उसका पूर्ण अधिकार है, क्योंकि उनके लिए यह आणविक अधिसूचना होगी। परंतु इसका एक अपवाद है। इसके क्या अपवाद है? इसके एक जनरल एक्सेप्शन है, जो कंपनी विधि के अंतर्गत आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत कहलाता है। जो कंपनी विधि के आंतरिक विधि का सिद्धांत कहलाता है। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति से है जो कि कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है, शेयर होल्डर और भी जो भी उसमें है, जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जो उसमें भाग लेते हैं, जो उसके भागीदारी है। अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात को देखें कि अंतर नियमों के द्वारा व्यवहार करने का सिद्धांत अधिकार उस व्यक्ति को दिया गया है जिसके साथ कि वह बाहरी व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, किंतु इससे अधिक कुछ करने का आशा उससे नहीं की जा सकती। Only he or she will can get the knowledge about that thing, indoor management, but he will have no power to interpret, or you can say to incorporate anything in it. उससे यह बात की कल्पना की जा सकती है कि उसे कंपनी के संविधान की जानकारी है, किंतु उसकी जानकारी से बाहर की बातें जो कुछ कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से संबंध रखती है, उनमें क्या चीज हुई है, इस संबंध में उससे जानकारी की आशा नहीं की जाती। अब इंडोर मैनेजमेंट में कोई क्या गतिविधियां घट रही हैं, उस गतिविधियों से उसका कोई लेना नाता नहीं है, लेना देना नहीं है। प्रतिलिपि प्राप्त करके ये जानकारी आप ले सकते हैं कि इंडोर मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट के हर चीज को, हर पहलू को जानने का कोई अधिकार आपको नहीं है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम कब आया? रॉयल ब्रिटिश बैंक नाम टर्पॉइंट मामले में 1856 119 ER 886 के मामले में कहा गया कि इस बात में निदेशकों को पंजीकृत बंदोबस्त विलेख द्वारा यह शक्ति मिली हुई थी कि वह इसी रकम को बंद पत्र पर ऋण के रूप में ले सकते थे, जैसे कि कंपनी की साधारण बैंक में एक साधारण प्रस्ताव द्वारा पारित की गई हो। कंपनी ने रुपया ऋण के रूप में लिया और उससे एक बंद पत्र जारी कर दिया, पर दो निदेशकों के कंपनी की मुहर सही हस्ताक्षर थे। जब ऋण पत्र ने बंद पत्र पर मुकदमा चलाया गया तो कंपनी ने यह अभिकथित किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पारित हुआ था जिसमें कि कथित ऋण को प्राधिकृत किया गया हो, और इसलिए वह बंद पत्र बिना किसी प्राधिकारी के दिया गया था और फलस्वरूप यह व्यवहार कंपनी के ऊपर बंधनकारी नहीं है। इट शुड बी नॉट फॉलोड बाय द कंपनी। न्यायालय ने कंपनी के इस कथन को अस्वीकार कर दिया और कंपनी के इस ऋण के लिए बाध्य ठहराया। इस बात को सुनिश्चित करने के बाद कि इस प्रकार कर्ज का लिया जाना कंपनी के प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकृत किया गया होगा, वादी इस बात की परिकल्पना करने के लिए प्राधिकृत था कि आवश्यक प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। BP दामोदर रेड्डी बनाम इंडियन नेशनल एजेंसी लिमिटेड
ये बहुत चर्चित केस है। पहला केस आपको फर्स्ट केस रॉयल पहला केस रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम TURQUANDS केस है। केस दूसरा केस है PV दामोदर रेड्डी PVDAMODAR रेड्डी बनाम इंडियन नेशनल एक्सचेंज एजेंसीज AGENCIS लिमिटेड LTD PIR 1949 PV दामोदर रेड्डी फ्रॉम इंडियन नेशनल एक्सचेंज लिमिटेड AIR 1949 मद्रास के मामले में प्रस्तुत मामला उच्च न्यायालय के आंतरिक भवन के सिद्धांत को लागू किया। क्या किया? प्रस्तुत सिद्धांत को उच्च न्यायालय ने लागू किया। इस मामले में किसी कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार उसके निदेशक केवल ऐसे सदस्यों की ही अंशों का आवंटन कर रहे थे जो वर्तमान में कंपनी के सदस्य थे तथा उन्हें कंपनी की साधारण सभा की सहमति के बिना बाहरी व्यक्तियों को अंश आवंटित करने का अधिकार नहीं था, परंतु कंपनी के निदेशकों ने वादी को कंपनी की साधारण सभा की सहमति प्राप्त किए बिना ही अंशों का आवंटन कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह उदाहरित किया गया था कि वादी द्वारा यह मान लिया जाए कि उचित था कि निदेशकों द्वारा उसे जो अंश आवंटित किए गए थे उनके लिए उन्होंने कंपनी की साधारण सभा में सहमति प्राप्त कर ली होगी। केस तीसरा दीवान सिंह हीरा सिंह वर्सेस विनर्वा मिल्स लिमिटेड। विनर्वा विनर्वा मिल्स लिमिटेड सोमपति AIR 1949 मामले में कंपनी के निदेशकों को कंपनी के अंदर नियमों द्वारा वर्ग ने इस संख्या से काफी इस संख्या वर्ग के केवल 5000 अंशों को आवंटित करने की अधिकार शक्ति दी गई थी, परंतु निदेशकों की इस संख्या से काफी अधिक जाकर वह अंश 13,000 की संख्या में आवंटित कर दिए। पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा उदाहरित किया गया कि अंश आवंटियों ने कंपनी के साथ अंश क्रय का सौदा सद्भावनापूर्वक किया था
तथा उनके द्वारा यह मान लिया जाना नियोजित था कि कंपनी के निदेशकों को उस संख्या तक अंश आवंटित करने की शक्ति अंतर नियमों द्वारा प्राप्त होगी। अंश आवंटियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि कंपनी के अंशों को क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करते कि निदेशकों को कंपनी के अंतर नियमों द्वारा वास्तव में यह शक्ति दी गई है अथवा नहीं, क्योंकि यह कंपनी के आंतरिक प्रबंधन का प्रश्न था। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ we have to talk about the doctrines of exceptions of Newton. We have to discuss exceptions of doctrine of indoor management. We have to discuss exceptions of doctrine of indoor management. अब देखिए आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत के अपवाद। नंबर 1 जालसाजी। फॉर्जरी। नंबर 2 नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। No knowledge of the content of the article. No knowledge of the contents of the parties. Fourth, suspicion of irregularities. Suspicion of irregularities. Suspicion of irregularity acts outside authority. Acts out of acts out of authority. अपने अधिकारों की सीमा के बाहर। These are the exceptions of the indoor management. We have discussed briefly जालसाजी। आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होता है जो इस प्रकार के व्यवहारों से संबंधित है जिनमें हस्ताक्षर संबंधी जालसाजी की गई हो। इससे संबंधित रूबियन बनाम ग्रेट फिंगाल कंसोलिडेंट 1906 AC 439 का मामला है। इस मामले में बाधित प्रतिवादी कंपनी के अंशों का अंतर्गत थी। ये अंश प्रमाण पत्र कंपनी के सचिव द्वारा जारी किए गए थे, जिसने कंपनी के 2 निदेशकों के जाली हस्ताक्षर स्वयं बनाए थे। वादी का यह तर्क था कि हस्ताक्षर जाली थे। यह सही। यह कंपनी की आंतरिक व्यवस्था का फर्ज था एवं उसकी आंतरिक व्यवस्था का भाग था, अतः कंपनी इन हस्ताक्षरों की मौलिकता स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित थी। इन मामलों में निर्णय देते हुए लॉर्ड लोरबर्न ने मत व्यक्त किया कि आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत इस प्रकार की जालसाजी के मामले में लागू नहीं किया जा सकता। अनियमितता की जानकारी, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। यदि कंपनी से व्यवहार करने वाले बाहरी पक्ष को कंपनी के आंतरिक प्रबंधन में अनियमितता की जानकारी है तो इस सिद्धांत के अंतर्गत वह कंपनी के विरुद्ध दावा नहीं कर सकेगा। अंतर नियमों की विषय वस्तु की जानकारी न होना। नो नॉलेज ऑफ दी कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स। कभी कभी अंतर नियमों में या डेलीगेशन क्लॉज शामिल होता है, जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि निदेशक मंडल अपने अधिकार को किसी वैज्ञानिक निदेशक के नाम प्रत्यायोजित कर सकता है।
यदि एक बाहरी व्यक्ति जो कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है, डेलीगेशन क्लब की जानकारी से युक्त है, तो इस बात की प्रकल्पना कर सकता है कि डेलीगेशन की शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है और कंपनी की ओर से उसके साथ व्यवहार में प्रविष्टि होने वाले निदेशक को इस प्रकार की संविदा करने का प्राधिकार प्रत्युचित किया जा चुका है। यथार्थ रूप में प्राधिकार का प्रत्युचित किया जाना आंतरिक प्रबंधन का एक मामला है और वह इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह इस बात की जांच करे यथार्थता उस निदेशक को प्राधिकार का प्रत्युत्पादन किया जा चुका है या नहीं। किंतु इस संबंध में सबसे अधिक विवादग्रस्त प्रश्न यह है कि एक बाहरी व्यक्ति जो ऐसे निदेशक के साथ संविदा में प्रविष्ट हो रहा है जो यह व्यक्त कर रहा है कि वह कंपनी की ओर से कार्य कर रहा है जिससे डेलीगेशन काज की जानकारी नहीं है, इस बात की कल्पना कर सकता है कि डेलीगेशन की शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है और इस निदेशक को ऐसी संविदा करने का प्राधिकार प्रत्युत कर दिया है। तमाम कॉर्पोरेशन नाम फूड टिन एंड जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनी के मामले में निर्धारित किया गया है कि चूंकि बाहरी कंपनी को डेलीगेशन क्लज काज की जानकारी उस समय नहीं थी जबकि वह संविदा की गई थी, इसलिए उसे इस बात की कल्पना करने का हक नहीं था कि डेलीगेशन की शक्ति का प्रयोग किया गया था और या कि संविदा में प्रतिवादी होने वाले निदेशक को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया जा चुका था, अतः वह संविदा प्रतिवादी कंपनी पर बंधनकारी नहीं मानी गई। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटीज, यदि अनुबंध से संबंधित परिस्थितियों के बारे में शंका है और इसलिए जांच की आवश्यकता है तो आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता। एक्ट्स आउटसाइड अथॉरिटी, यदि कोई अधिकार अपने अधिकारों की सीमा के बाहर जाकर कार्य करता है तो बाहरी व्यक्ति केवल इस आधार पर आंतरिक प्रबंधन का लाभ उठा सकता है कि अंतर नियमों के अनुसार यह अधिकार उस अफसर को हस्तांतरित किया जा सकता है। टुडे आई हैव टू डिस्कस द मोस्ट important question, which is very important question for exam and also for knowledge. The question related to doctrine of indoor management in the light of Royal British Bank Turcon case. What are the doctrine of indoor management? State its exceptions. इसमें दो क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं, पहले आपको प्रभाषित और पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या करना है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, उसके बाद इसके एक्सेप्शंस की, उसके बाद की। एंड आई थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।